क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट से बायोलॉजी का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दी गई है आपको। अगर आपने वह नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, इसके फर्स्ट पार्ट को, तो आपको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। और उसके बाद में हम यहाँ से अब सेकंड पार्ट चालू करते हैं। तो हमको पढ़ना था रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। पिछले पार्ट में हमने सारी जो ज़रूरी चीज़ें थी वो पढ़ते हुए आए। तो अब हम बात करेंगे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन किस तरीके से होता है, क्यों होता है और उससे क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स, the process by which a living being utilize the food to get energy is called respiration। respiration क्या है दोस्तों? respiration एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी जीवित चीज अपने फूड से एनर्जी को यूटिलाइज करती है। तो जो फूड है, फूड तो आपको मिल जाएगा न्यूट्रिशन के रूप में, पर उससे एनर्जी आपको कौन प्रोवाइड कराता है? वो रेस्पिरेशन के थ्रू होती है। क्योंकि जब तक रेस्पिरेशन नहीं होगा, आपके पास में कितना भी फूड हो वो एनर्जी में यूटिलाइज नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फूड का जो यूटिलाइजेशन है वो किससे होता है? एनर्जी से होता है। और इसी प्रक्रिया को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। तो रेस्पिरेशन एक तरीके का ऑक्सीडेशन है, एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अंदर जो सारी चीजें होती हैं उनमें ऑक्सीजन जाती है, हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाती है। तो ऑक्सीडेशन है एक तरीके की, ये ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो शरीर के अंदर की चीजें हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाती हैं और कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस होती है इस दौरान और एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारा बाय प्रोडक्ट है, ये वेस्ट प्रोडक्ट में निकल जाता है गैस के रूप में, और एनर्जी जो प्रोवाइड होती है वो हम यूटिलाइज कर लेते हैं। उससे हमारे सेल अपना काम करते हैं, हमारी लाइफ प्रोसेस आगे चलती है। तो इसमें इन्वॉल्व क्या क्या होता है ये मैं आपको पिछले पार्ट में भी बता चुका हूं, और एक बार यहाँ पे अपन और देख लेते हैं कि ऑक्सीजन प्लस कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि शुगर। तो जब ऑक्सीजन का रिएक्शन किससे हुआ? शुगर से हुआ, जो कि हमारा क्या है? ये शुगर क्या है? हमारा सिंपल फूड है। जो बॉडी जिस फूड को एब्जॉर्ब करती है वो फूड कौन सा है? शुगर है। तो ऑक्सीजन और शुगर को जब मिलाया तो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और एनर्जी, एटीपी। दोस्तों एटीपी क्या होता है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, पर फिलहाल आप इतना समझ लो कि ये एक एनर्जी है जिसके बेस पे हमारे सारे सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन काम करते हैं। तो ये सारी चीजें इसी एटीपी से होती हैं, इसी एनर्जी से होती हैं। प्रोड्यूस क्या क्या होता है आपको में पता ही है। आगे बात करते हैं रेस्पिरेशन इन्वॉल्व। तो इसमें क्या है? गैसियस एक्सचेंज है, ब्रीथिंग होती है। तो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हम लेते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में है, और रिलीज किसको करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 को, और इसको भी रिलीज कहाँ करेंगे? एटमॉस्फेयर में। दूसरी बात क्या है? सेलुलर रेस्पिरेशन, ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी इनसाइड द सेल। तो जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, हमारे जो सेल्स हैं उन तक ऑक्सीजन पहुंचती है, और जो सेल्स का ऑक्सीजन तक पहुंचना इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सेल रेस्पिरेशन करते हैं तो उस प्रक्रिया में क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ सिंपल फूड इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। तो जो सिंपल फूड एब्जॉर्ब करके रखा हुआ होता है बॉडी ने, ठीक है, जो हम खाते पीते हैं उसको वो क्या करते हैं? वो तो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, उसको डाइजेस्ट करके हम क्या कर लेते हैं? सिंपल फूड में कन्वर्ट कर लेती है बॉडी, और बाद में वो जो फूड होता है सिंपल फूड वो सेल्स के पास में होता है। और इधर से रेस्पिरेशन के द्वारा जैसे ही ऑक्सीजन सेल के पास पहुंचती है तो वो जो सिंपल फूड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। और ये सारी प्रक्रिया सेल के अंदर होती है और इसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। सिंपल है। अब हम आगे बात करते हैं स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो ये जो प्रक्रिया है रेस्पिरेशन की, इसमें होता क्या क्या है, तो हम बारी बारी करके एक एक स्टेप से इस प्रक्रिया को डिटेल में समझते हैं। तो ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरुवेट। तो ग्लूकोज क्या है बेटा?
ग्लूकोज ये जो है ये हमारा सिंपल फूड है जो हमें बाकी के सारे कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करके मिलता है। क्या मिलता है? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का किसमें कन्वर्ट होना? पायरूवेट में। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, पायरूवेट क्या है ये सब बताएंगे हम आपको। तो दिस स्टेप हैपेंस इन द साइटोप्लाज्म। तो ये जो स्टेप है, ये जो चीज है, ये प्रक्रिया है, ये कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। तो जब रेस्पिरेशन होता है, जब ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर आती है और वो सेल तक पहुंचती है, सेल में पहले से क्या मौजूद होता है? फूड मौजूद होता है ग्लूकोज के रूप में। तो वो जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन होके पायरूवेट बन जाता है। पायरूवेट हम समझ सकते हैं कि ये एक पायरूविक एसिड बन जाता है। जो ग्लूकोज है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पायरूविक एसिड में। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स इज कंपोज्ड ऑफ 6 कार्बन एटम। ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 6 कार्बन एटम के बने हुए होते हैं, और जबकि ये पायरूविक एसिड जो है, इसको जो कंपोजिशन है इसकी, इसमें सिर्फ 3 कार्बन एटम होते हैं। तो ग्लूकोज में 6 होते हैं, हमारे पास कितने थे? 6 थे। और जैसे ये पायरूविक एसिड बना तो ये जो कार्बन के एटम ये कितने रह गए? 3 रह गए। तो आपने ये याद रखना है, जब रेस्पिरेशन होता है तो ग्लूकोज किस में बदल जाता है? पायरूविक एसिड में। और ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और पायरूविक एसिड में 3 कार्बन एटम्स होते हैं। आगे बात करते हैं फेट ऑफ पायरूविक एसिड। फर्दर ब्रेकिंग डाउन ऑफ पायरूविक एसिड टेक प्लेस इन माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो माइक्रोकॉन्ड्रिया आपको पता है, सेल के अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल यही होता है। तो ये जो पायरूविक एसिड है इसका ब्रेक डाउन कहाँ पे होता है? ये जो पायरूविक एसिड का ब्रेक डाउन है ये कहाँ होता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर। एंड द मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन ए पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो हर एनिमल के हिसाब से जो मॉलिक्यूल्स हैं रेस्पिरेशन के, उसके अनुसार ये काम करता है। जरूरी नहीं कि सबका एक हो रेस्पिरेशन में, तो ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म से हिसाब से है। तो रेस्पिरेशन इज 2 टाइप। तो रेस्पिरेशन 2 टाइप का होता है, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो अब हम रेस्पिरेशन के स्टेप हमने समझ लिया कि होता क्या है इसमें और इसके टाइप कितने होते हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में कि एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है। ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज। तो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होना या उसका डाइजेस्ट होना अलग अलग तरीके से ये कैसे होता है ये समझ लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज ये हम आपको बता चुके हैं कि उसमें 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं और पायरूविक एसिड में कितने होते हैं? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये साइटोप्लाज्म में होती है। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने समझ लिया था कि 2 टाइप के होते हैं, एनारोबिक और एरोबिक। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो इसमें जो द पायरूवेट में बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल। तो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने के बाद में जो पायरूविक एसिड हमें मिला था, तो पायरूविक एसिड भी क्या होता है? उसका भी ब्रेक डाउन होता है, वो भी टूटता है, सिंपल फॉर्म में आता है। तो पायरूविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है? एनारोबिक रेस्पिरेशन में ये एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। एथेनॉल एल्कोहल एक तरीके से अपन बोल सकते हैं, उसको बोल कह सकते हैं, एल्कोहल ही होता है। और क्या मिलता है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। याद रखना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पायरूवेट कन्वर्ट किस में हो जाता है? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में, विच टेक प्लेस इन ईस्ट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। तो ये जो प्रक्रिया है, क्योंकि ईस्ट जो है वो कौन सा मोड ऑफ रेस्पिरेशन फॉलो करती है? एनारोबिक रेस्पिरेशन। और ये जो ईस्ट है ये इसका इस्तेमाल करती है फर्मेंटेशन के दौरान। तो ईस्ट से एल्कोहल बनाया जाता है, इसके बारे में आपको शायद पता होगा, नहीं पता है तो आप ये जान लीजिए। तो सिंस द प्रोसेस टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, ऑक्सीजन नहीं होती है। एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होती है, और जब ऐसा होता है तो जो पायरूवेट होते हैं वो एथेनॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जिससे क्या बनता है? तो ये जो प्रोसेस है एनारोबिक रेस्पिरेशन की, ये ईस्ट में होती है। और कब होती है? बेसिकली जब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो। तो आप इतना समझ लीजिए कि एनारोबिक रेस्पिरेशन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है,
और जब ये रेस्पायरेशन होती है तो ईस्ट के अंदर एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो ये कन्वर्ट किसमें, ऑक्साइड में। तो द पायरुवेट इज ब्रोकन डाउन इनटू 3 कार्बन पायरुवेट। तो जो पायरुवेट है वो किसमें ब्रोक डाउन हो जाता है, 3 कार्बन पायरुवेट में, 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब ये जो पायरुवेट है इसका ब्रेक डाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो वो 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएगा और गिव 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और इसके अलावा जो उसके जो 3 जो मॉलिक्यूल्स बचेंगे वो ये किसको दे देगा, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को। तो दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन माइक्रोकॉन्ड्रिया। तो ये जो प्रोसेस है ये भी कहाँ होती है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में ही होती है। सिंस दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, तो ये प्रोसेस ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है और इसी वजह से इसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, जो कि हम लोग अमूनन करते ही हैं और अभी भी कर ही रहे हैं। तो इसके दौरान क्या हो रहा है, जो पायरुवेट है ये ब्रेक डाउन होके 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में बदल जाता है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये अपने 3 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को दे देता है। और इस प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस माइक्रोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है और ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है। इस तरीके के रेस्पिरेशन को एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो अंतर डिसाइड करने के लिए हम ऐसे कह सकते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। जब पायरुवेट जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाए, लैक्टिक एसिड में हो जाता है। तो व्हेन देयर इज ए लैक ऑफ ऑक्सीजन, तो आपने कभी ऐसा देखा होगा जब आप बहुत तेज दौड़ते हैं या कोई हैवी वर्कआउट करते हैं तो जल्दी जल्दी सांसें चलती हैं आपकी, तो उस समय हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए होती है, पर हमें जितनी ऑक्सीजन चाहिए उतनी हमें मिल नहीं पाती है। तो उस समय में कुछ समय के लिए हम भी एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, पर पूरी तरीके से एनारोबिक रेस्पिरेशन वो नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें थोड़ी बहुत ऑक्सीजन हमें मिल ही जाती है। तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी में जब रेस्पिरेशन ये होता है तब क्या होता है, तब ये जो पायरुवेट हैं ये ब्रोकन डाउन हो जाते हैं 3 कार्बन पायरुवेट में, ठीक है। ऑक्सीजन प्रेजेंस टू सॉरी तो द पायरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। तो ऐसी कंडीशन में जो पायरुवेट है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, जिससे क्या होता है, मसल्स में हमारे क्रम्प्स बन जाते हैं। जो आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स के कैसे क्रम्प्स बने रहते हैं, तो असल में ये होता किससे है, लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस की वजह से। बहुत ही तकलीफ देह है, पर आप देखते ही हैं कि ये किस तरीके से होता है। तो मसल्स में ऐसी एक्टिविटी से मसल्स में क्रैम्प्स बन जाते हैं। क्रैम्प्स मतलब वो बॉडी सलमान खान जैसी तो आपने ये देखा ही होगा क्रैम्प्स। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई कि ये रेस्पिरेशन से जुड़ी एनारोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो 2 तरीके से, एक तो बिल्कुल ही एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है और दूसरा लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है। लैक ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो पायरुवेट किस में कन्वर्ट होंगे, लैक्टिक एसिड में। और अगर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में हो रहा है तो पायरुवेट कन्वर्ट होंगे एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में। और अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो पायरुवेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में तब्दील हो जाएंगे। सिंपल। होल प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के ब्रेकडाउन होने की, ग्लूकोज को और सिंपल फॉर्म में टूटने के लिए हम इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो जैसा कि ऊपर बताया आपको, ग्लूकोज में 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर ये प्रोसेस हो रही है, सेल के अंदर हो रही है। तो ये किस में तब्दील हो जाते हैं, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। तो इसको हम बोल सकते हैं पायरुवेट। प्लस एनर्जी भी यही है, यहाँ से जो एनर्जी हमें मिली वो यही है अभी तक। अगर ये चीज, ये जो पायरुवेट है एब्सेंस में है ऑक्सीजन की, तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, एथेनॉल प्लस एनर्जी। लैक ऑफ ऑक्सीजन है, लैक्टिक एसिड बनाएगा और क्या बनाएगा, एनर्जी। एनर्जी कॉमन रहेगा तीनों में। और अगर प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। आपने ये बस याद रखना है कि ग्लूकोज जो ब्रेकडाउन होता है वो इन्हीं 3 प्रोसेस में होता है। तो जो बेसिकली अमूनन हम करते हैं वो ये वाला है, जो ईस्ट वगैरह करते हैं वो ये एथेनॉल वाला है, और जो बॉडी बिल्डिंग के टाइम पे जो होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन वाला है वो ये है।
आगे हम बात करते हैं द इक्वेशन फॉर द, ये जो रिएक्शन अभी ऊपर बताया आपको, इसके लिए इक्वेशन क्या होगी, तो ग्लूकोज ये रहा C6H12O6, तो ये एब्सेंस ऑफ O2 में क्या बन गया, एथेनॉल बन गया, और क्या है CO2, वही वाली बात है, ग्लूकोज लैक ऑफ O2, ये लैक्टिक एसिड बन गया, ग्लूकोज प्रेजेंस ऑफ O2, और ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और पानी और साथ में एनर्जी। तो द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पायरेशन, तो जब सेलुलर रेस्पायरेशन होता है उस समय इमीडिएटली एनर्जी रिलीज होती है। तो ये जो एनर्जी है वो, उसको हम एटीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटीपी। तो ये ऐसी एनर्जी है जो कि एज ए फ्यूल इस्तेमाल की जाती है। जितनी भी सारी एक्टिविटी हमारी बॉडी में होती हैं, जो सेल्स करते हैं, उसके लिए ये एटीपी का ही इस्तेमाल होता है। तो इन दिस प्रोसेस एटीपी इज ब्रेकन डाउन गिविंग राइज टू ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये ऐसी प्रक्रिया है कि इसमें जो एटीपी जब ब्रोक होती है तो उसमें एक फिक्स्ड अमाउंट में एनर्जी मिलती है, जिसके बदौलत, जिससे क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन होते हैं सेल के अंदर, और उससे हमारी सारी चीजें यथा अनुसार चलती रहती हैं। अब हम डिटेल में बात करते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन के बारे में। तो सेलुलर रेस्पायरेशन इज सेट ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन अकूरिंग इनसाइड द सेल टू कन्वर्ट बायोकेमिकल एनर्जी obtained from the food into chemical compound called adenosine ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन की प्रक्रिया है, इसमें क्या होता है, ये बेसिकली देखा जाए तो ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक है, ये होता कहाँ पे है, सेल के अंदर होता है। और इस रिएक्शन में होता क्या है, तो ये एक बायोकेमिकल एनर्जी होती है जो कि फूड में होती है। कहाँ से मिलती है? हमें फूड से मिलती है। उसको कन्वर्ट करते हैं किसमें? केमिकल कंपाउंड में। तो बायोकेमिकल जो एनर्जी है जो हमें फूड से मिलती है, उसको केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं सेलुलर रेस्पायरेशन के द्वारा, और इसी को हम एटीपी कहते हैं। किसको? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को ही एटीपी कहते हैं। आगे बात करते हैं, मेटाबॉलिज्म रिफर टू ए सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो ये जो मेटाबॉलिज्म है, इसके लिए केमिकल रिएक्शंस का एक सेट होता है। तो हम बात करते हैं एक एक से, इसके बारे में हम समझ लेते हैं। हालांकि आप इस फिगर को देख के थोड़ा अंदाजा लगा सकते हैं इस बारे में। ग्लूकोलाइसिस, ग्लूकोज यहाँ पे पायरुविक है, और इसके अलावा ये कैर्ब साइकिल है, यहाँ से आया, यहाँ पे एटीपी 2 थी, और ये पूरी प्रोसेस होने के बाद में यहाँ पे आपको 36 एटीपी मिल जाती है और H2O मिल जाती है, साथ में ऑक्सीजन तो है ही है। इसको अपन और थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये जो मेटाबॉलिज्म की जो कैटेगरी हैं, इसमें इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है कैटाबॉलिज्म, द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है कि एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया जाता है एनर्जी को पाने के लिए, ऑब्टेन करने के लिए। और दूसरा है एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑल कंपाउंड बाय द सेल। तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें जितने भी कंपाउंड की जरूरत होती है सेल को, उन सबको सिंथेसाइज करता है। तो देयरफॉर रेस्पायरेशन इज ए कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग मॉलिक्यूल्स टू ऑब्टेन एनर्जी। इसमें ये वाली चीज हो रही है कैटाबॉलिज्म वाली। क्या हो रहा है कि मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर रहे हैं एनर्जी को पाने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि रेस्पायरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है विच ब्रेक लार्ज मॉलिक्यूल्स, जो क्या करती है, जिसमें लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़कर स्मॉलर वंस रिलीजिंग एनर्जी टू फ्यूल सेलुलर एक्टिविटीज। तो इस प्रक्रिया में, रेस्पायरेशन में क्या होता है कैटाबॉलिक प्रोसेस में, कि लार्ज मॉलिक्यूल्स को तोड़ के स्मॉल वन में तब्दील किया जाता है, और जो एनर्जी उससे निकलती है उसे हम एज ए फ्यूल सेलुलर एक्टिविटीज के लिए इस्तेमाल में लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप समझ गए होंगे कि ये सेलुलर रेस्पायरेशन कैसे होता है और क्यों होता है और क्यों ये जरूरी है। आगे बात करते हैं, द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है। द रेट ऑफ ब्रीथिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन
इज फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। तो जो ब्रीथिंग रेट है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स की, पानी में तेज होती है, किसकी तुलना में? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स की तुलना में, जो कि हम जैसे लोग हैं। ऐसा क्यों होता है? उनकी ब्रीथिंग रेट क्यों तेज होती है? बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज फेयरली लो। तो डिजॉल्व ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो काफी लो होता है कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर। तो एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है, पानी में ऑक्सीजन कम है, इस वजह से उनकी ब्रीथिंग रेट काफी ज्यादा होती है। वो जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को लेना चाहते हैं क्योंकि वहां पहले से ही कम है, और हमारे यहाँ पे काफी सारी ऑक्सीजन है, तो हम धीरे धीरे रेस्पिरेशन करते हैं, हमारी ब्रीथिंग रेट भी उनसे कम होती है। रेस्पिरेशन दो टाइप के होते हैं, तो इनमें आप ऐसा क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंशिएशन के लिए, तो आप एक बार ये समझ लेते हैं कि ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है, ये उसका उल्टा एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। ये प्रोसेस जो है एरोबिक रेस्पिरेशन की, ये साइटोप्लाज्म में और माइक्रोकॉन्ड्रिया में होती है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन जो है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। इसमें यूजली ग्लूकोज को ब्रोक करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और इसमें ग्लूकोज को ब्रोक करके एथेनॉल हमें मिलता है, और अल्कोहल कह सकते हैं, इथाइल अल्कोहल हमें मिलता है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, और ये जो रेस्पिरेशन है एरोबिक रेस्पिरेशन ये मैमल्स में होता है, साथ ही इंसानों में भी होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट में होता है, और ये कुछ अन्य अन्य प्रकार के बैक्टीरिया हैं और कुछ तरह के प्लांट्स भी हैं जिनमें एनारोबिक मोड ऑफ रेस्पिरेशन को फॉलो किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को। तो आप शुरुआत में ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें देख लें, बाद में डिटेल में तो मैं आपको बताने ही वाला हूँ। तो नोस्ट्रिल, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, ये नोस्ट्रिल से हवा आएगी। यहाँ पे आप ये समझ लेते हैं रिंग ऑफ कार्टिलेजेस हैं, ठीक है, ट्रैकिया है, बाद में ये लंग्स हैं, और ये रिप्स होती हैं, ये जो ढांचे आपको दिख रहे हैं रिप्स हैं, ये डायफ्राम है पूरा, एल्वेलर सैक है, और ये ब्रोंचीज हैं, और आप ये एलोवोली बोलते हैं इनको, अगर आप डीपली देखेंगे तो इस तरीके की ये फुग्गेदार ये एलोवोली हैं, और इन्हीं से हवा को सोखा जाता है ऑक्सीजन को। तो हम एक एक से नोस्ट्रिल के द्वारा हवा ली जाती है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी। नेजल पैसेज, ये एक चैनल है जहाँ से हवा गुजरती है नाक के माध्यम से। आगे बात करते हैं नेसल कैविटी, इट इज लाइंड विद एयर। नेसल कैविटी नाक वाला हिस्सा, इसमें हवा जाती है अंदर, और इसमें क्या क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, ताकि इसको फिल्टर कर सकें, जो हवा है उसमें डस्ट होता है काफी सारा, फिल्टर करने के लिए। और क्या होता है, एक म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि म्यूकस जो भी डस्ट पार्टिकल्स और जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उनको वो वहीं पे चिपका के रखती है म्यूकस। और इट वार्म्स मॉइस्चराइज, तो ये हमें गर्म रखती है, मॉइस्चराइज रखती है, नमी बना के रखती है, एंड फिल्टर एयर बिफोर इट रीचेस दी लंग्स, तो हवा को फिल्टर करने का काम करती है जो लंग्स तक पहुंचे। अगर ये नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है, बिना हवा फिल्टर किए हुए जाएगी अंदर, और फेफड़े आपके 4 दिन के 2 दिन में ही ध्वस्त हो जाएंगे। फेरिंग्स, तो इट कंटेन रिक्स ऑफ कार्टिलेज, ये रिक्स ऑफ कार्टिलेज है इसके अंदर, तो ये इंश्योर करता है दैट द एयर पासेज डज नॉट कोलैप्स। तो इसके वजह से क्या है कि जो हवा की जो पासिंग है वो कोलैप्स ना हो, ठीक है ना, और ये बहुत जरूरी चीज है। अगर हवा कोलैप्स होने लगी तो फिर लेने के देने पड़ सकते हैं। लेरिंग्स, इट हाउसेस द वोकल कॉर्ड्स एंड मैनिपुलेट्स पिच एंड वॉल्यूम, तो ये हमारे बोलने के लिए ये चीज हिस्सा जिम्मेदार है, हमारी आवाज कितनी तेज या पिच जो है हमारी वो कम या ज्यादा इसी के वजह से होती है। तो ये फोनोनेशन के लिए बहुत ही एसेंशियल है। इट इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, और इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जो यहाँ पे होता है एपिग्लोटिस के पास में। ट्रैकिया, फेरिंग्स स्प्लिट इनटू ट्रैकिया, ये जो फेरिंग्स है ये स्प्लिट होकर किसमें बदल जाता है, ट्रैकिया में। यही फेरिंग्स है और ये बदल गया ट्रैकिया में, ठीक है। आगे बात करते हैं सिस्टम क्या है इसका। एंड ओशोफेगस, और 2 चीजों में बदलता है। इट कनेक्ट द लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स टू द ब्रोंची, तो ये वॉइस बॉक्स को ब्रोंची जो आप देख रहे हैं ब्रोंचेस में इससे जोड़ता है लंग्स के। इट प्रोवाइड एयर फ्लो टू द फॉर्म द लंग्स ऑफ रेस्पिरेशन, और ये हवा को प्रोवाइड कराता है। लंग्स को हवा कौन प्रोवाइड कराएगा, यही चीज प्रोवाइड कराती है, क्योंकि हवा तो यहीं से आएगी लंग्स तक।
ब्रोंची, तो दे आर द मेन पासेज वे इनटू द लंग्स, तो लंग्स के अंदर यहीं पे हवा पहुंचनी होती है। दे आर द एक्सटेंशन, काम जो होता है वो यहीं तक हवा को पहुंचाने का होता है। दैट शटल एयर टू एंड फॉर्म द लंग्स, द ऑक्सीजन गोज टू द लंग्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहाँ तक हवा आती है और कार्बन डाइऑक्साइड भी इन्हीं के द्वारा बाहर जाती है। आगे बात करते हैं ब्रोंचियोलिस, तो ब्रोंची गेट स्मॉलर व्हेन दे रीचेस क्लोजर, जैसे जैसे आप इसके करीब आते जाएंगे तो ये और ज़्यादा छोटी होती जाएंगी। ये जो ब्रोंचियल हैं तो ये छोटी होती जाती हैं। क्लोजर टू लंग्स टिश्यूज आर कॉल्ड ब्रोंचीज, तो ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है छोटा छोटा लंग्स के अंदर, पहले आप इधर से देखोगे और करीब से देखोगे तो ये हिस्सा ऐसा दिखेगा और ये है आपकी ब्रोंचियलिस, तो ये वो छोटी छोटी होती हैं। आगे बात करते हैं एल्वियोली की, दे आर स्मॉलर ट्यूब विच फाइनली टर्मिनेट इन बैलून लाइक स्ट्रक्चर, तो ये छोटे छोटे से ट्यूब होते हैं और एक बैलून के जैसा इनका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो विच आर कॉल्ड एल्वियोली, और जिन्हें हम एल्वियोली कहते हैं। दे अलाउ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मूव बिटवीन द लंग्स एंड ब्लड स्ट्रीम, और यही आखिरी एक चीज है जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचाती है या बाहर निकालती है। ब्लड कैपिलरीज की बात करें तो देयर आर द साइट ऑफ द ट्रांसफर ऑफ ऑक्सीजन एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द ब्लड स्ट्रीम टू द अदर टिश्यू इन द बॉडी। दे आल्सो कलेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट मटेरियल एंड रिटर्न इट टू द वेन्स, तो जो यहाँ पे होने वाली जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनका काम क्या है, तो यहाँ पे ही नहीं कहीं पे भी ब्लड अगर कैपिलरीज हैं तो उनका काम यही होता है कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसफर करती हैं ब्लड स्ट्रीम में और अलग अलग टिश्यू तक ये पहुंचाती हैं बॉडी के हिस्से में। दे आल्सो कलेक्ट, और ये कार्बन डाइऑक्साइड भी कलेक्ट करती हैं और वेस्ट मटेरियल को भी कलेक्ट करके वेन्स में पहुंचाती हैं कैपिलरीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्रीथिंग मैकेनिज्म क्या है, ब्रीथिंग कैसे होती है। तो ब्रीथिंग मैकेनिज्म ऑफ लंग्स इज कंट्रोल्ड बाय द डायफ्राम, डायफ्राम से ये कंट्रोल होती है ये चीज। आप सांस लेते हैं, पेट अंदर जाता है या छोड़ते हैं, तो अंदर ये जो प्रोसेस है पूरी इसको हम समझ लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस है डायफ्राम से कंट्रोल की जाती है एंड द इंटरकोस्टैलिस मसल्स, और इसके अलावा किससे, इंटरकोस्टैलिस मसल्स से। तो डायफ्राम is a membrane which separate the thoracic chamber from the abdominal cavity। डायफ्राम क्या है आपको मैंने ऊपर बताया होगा मे बी पहले वाले पार्ट में। इसके अलावा जब डायफ्राम नीचे जाता है तो लंग्स एक्सपेंड होते हैं, फूलते हैं, और हम हवा को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं। डायफ्राम जब ऊपर जाता है तो हम हवा को अंदर ले रहे होते हैं, और जब डायफ्राम नीचे जाएगा तो हम हवा को बाहर छोड़ रहे होते हैं, एक्सहेल कर रहे होते हैं। तो यही है इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, क्या होता है दोनों में, हवा को अंदर लेना बाहर छोड़ना, यही है। अंदर लेना तो डूइंग इनहेलेशन द थोरेक कैविटी चेस्ट एक्सपेंड, तो इसके दौरान चेस्ट हमारा बढ़ता है, फूलता है, और एक्सहेलेशन में ये कॉन्ट्रैक्ट होती है थोरेक कैविटी। तो रिफ्स लिफ्ट अपवर्ड, इनहेलेशन में रिफ्स हैं जो वो ऊपर की तरफ जाती हैं और एक्सहेलेशन में नीचे की तरफ आती हैं। तो आप ये समझ सकते हैं, बहुत ही आसान सी चीजें हैं। डायफ्राम बिकम फ्लैट इन शेप, तो इसमें डायफ्राम कैसा होता है, डोम शेप का हो जाता है। वॉल्यूम ऑफ लंग्स इंक्रीज, एयर इंटर द लंग्स, वॉल्यूम ऑफ लंग्स डिक्रीज, जैसा इधर होगा उसका उल्टा एक्सहेलेशन में होता है। आगे बात करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेज बिटवीन एल्वियोली, ब्लड एंड टिश्यू। गैस का एक्सचेंज कैसे होता है इन तीनों चीजों के बीच में, एल्वियोली, ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो जो एयर रिच इन O2, जो हवा होती है जिसमें ऑक्सीजन है, ये जब ब्लड के पास में पहुंचती है विच कंबाइन विद हीमोग्लोबिन इन RBC, तो हवा जैसे ही ब्लड के पास में पहुंचती है ये हमारे हीमोग्लोबिन से जाके चिपक जाती है, सेट हो जाती है। तो जो कि हीमोग्लोबिन किस में होता है, RBC में होता है। एंड O2 इज रिलीज्ड इन एल्वियोली टिश्यू, और जो O2 है वो किस में रिलीज हो जाती है, एल्वियोली टिश्यूज में रिलीज हो जाती है। किसके द्वारा, ब्लड वेसल्स के द्वारा। CO2 इज रिलीज्ड इन ब्लड, CO2 जो है वो ब्लड में रिलीज कर दी जाती है एंड डिजोल्व इनटू इट एंड कैरिड बाय ब्लड वेसल, और ये वहां घुल जाती है और बाद में ये ब्लड वेसल के जरिए से डिसॉल्व कर दी जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन एल्वियोलर सैक, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ रिलीज होती है, एल्वियोलर सैक में, विच इज सेंट आउट थ्रू नोस्ट्रल्स, और बाद में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है
ये हमारे नाक के माध्यम से बाहर की तरफ निकाल दी जाती है। तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक करते हैं रेस्पिरेशन के लिए, और एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स में डिजॉल्व जो होती है, ये मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ, पानी में जो मौजूद होती है ऑक्सीजन, उसका इस्तेमाल करते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, प्लांट्स के अंदर ये रेस्पिरेशन कैसे होता है, बहुत ही आसान है, इसको हम समझ लेते हैं। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट इज सिंपलर देन रेस्पिरेशन इन एनिमल। तो यहाँ पे जो गैसियस एक्सचेंज है वो स्टोमेटा से होता है, जो लीव्स में मौजूद होते हैं। और कहाँ से हो सकता है, लेंटिकल्स इन स्टीम, स्टेम में इसके लेंटिकल्स होते हैं जिनके द्वारा ये रेस्पिरेशन कर पाते हैं। और जनरल सरफेस ऑफ द रूट, तो रूट का जो जनरल सरफेस है वहां से भी रेस्पिरेशन करने में सक्षम है। एक प्रक्रिया है, क्रिया है, प्रोसेस है ट्रांसपायरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट के लिए। ये इवोपोरेशन जैसा ही है, असल में जो पानी है वो इवोपोरेट होता है पत्तियों के जरिए। तो इस प्रोसेस में एक बहुत ही बेहतरीन चीज ये होती है कि जब ट्रांसपायरेशन होता है, इसी की वजह से एक सक्शन प्रेशर पैदा होता है, जिसकी वजह से जो रूट से जाइलम में जो पानी होता है वो प्लांट के हर हिस्से तक पहुंच पाता है, इसी प्रोसेस की वजह से। क्योंकि ट्रांसपायरेशन होगा, पत्तियों से जब पानी एटमॉस्फेयर में जाएगा, जब धूप पड़ती है तब, तो एक सक्शन प्रेशर बनता है, और उस प्रेशर की बदौलत ही जाइलम से रूट के द्वारा पानी प्लांट के हर जगह पहुंच पाता है, इतने ऊपर ऊपर तक। तो यह एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो इसमें वाटर लॉस्ट होता है, वाटर वेपर के फॉर्म में, कहाँ से, एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट से। दिस प्रोसेस अगर मेनली थ्रू द स्टोमेटा, तो ये प्रोसेस ज्यादातर मुख्यतः स्टोमेटा से ही होती है, जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। ट्रांसपिरेशन किस में मदद करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन में, जो मैंने आपको अभी बताया। तो ये रूट से ऊपर तक पानी पहुंचाता है, और इसको हम ट्रांसपायरेशनल पुल थ्योरी से भी जानते हैं। तो लॉस ऑफ वाटर स्पेशली फ्रॉम लूप्स, इस प्रोसेस में पानी की खपत होती है, और खासकर पत्तियों से। तो एक्ट एज स्ट्रॉ इफेक्ट एंड पुल वाटर अपवर्ड फ्रॉम रूट, तो मैंने आपको बताया ये कि जो पानी है ऊपर की तरफ जाता है। ट्रांसपायरेशन आल्सो एक्ट एज एक्सक्रिएटरी मैकेनिज्म इन प्लांट, तो ये प्लांट्स के अंदर एक्सक्रिएटरी मतलब जो भी वेस्ट निकालना होता है वो एक इसके तरह भी काम करता है। जब पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो ट्रांसपायरेशन होने लगता है, स्टोमेटल पोर्स खुल जाती हैं और ट्रांसपायरेशन होने लगता है। तो बहुत ही सिंपल सी चीज है। अब हम बात करते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन है वो ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है। ह्यूमन बींग्स लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड। तो बाकी और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की तरह ही ह्यूमन बींग्स को भी क्या चाहिए, फूड की एक रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है, ऑक्सीजन की रेगुलर सप्लाई चाहिए है, और वाटर की भी रेगुलर सप्लाई चाहिए होती है। तो ये जो फंक्शन है इसको परफॉर्म करने के लिए क्या इनको करना पड़ता है, सर्कुलेटरी सिस्टम एक चलाते हैं, जो कि चलता ही है। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होगा तो सारी चीजें जहाँ की तहाँ रह जाएंगी। अब हम इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ह्यूमंस के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम 3 मुख्य ऑर्गन से बना हुआ है। पहला ऑर्गन है हार्ट, जो कि पंपिंग ऑर्गन है। दूसरे आर्टरीज और वेन्स, जो कि ब्लड वेसल्स हैं। और तीसरा ब्लड और लिम्फ, जो कि सर्कुलेटरी मीडियम है। इसी के मदद से जो भी चीजें होती हैं वो पूरी बॉडी में पहुंच पाती हैं। तो ये लिक्विड में है, ठीक है ना। और ये जो सर्कुलेटरी मीडियम है वो किसके अंदर होता है, ब्लड वेसल के अंदर। और ब्लड वेसल किससे कनेक्टेड होती हैं, पंपिंग ऑर्गन से। तो हम इनके बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। तो आप देख सकते हैं ये हार्ट है, और इसमें ये जो है पल्मोनरी आर्टरीज हैं, और ये वेन्स हैं, लेफ्ट आर्टेरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। आप इसको अच्छे से एक बार देख लें, ताकि आगे जब मैं आपको बताऊंगा सारी चीजें तो आपके दिमाग में एक इमेज बनी रहे कि हाँ कहाँ से क्या होता है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, काम कैसे करता है हार्ट। हार्ट क्या है, हार्ट इज ए मस्कुलर ऑर्गन विच इज कंपोज्ड ऑफ कार्डियक मसल्स। तो यह एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कार्डियक मसल्स से बना हुआ है।
तो इसका जो मेन काम है वो क्या है, तो द हार्ट इज द मेन पंपिंग ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो पूरी बॉडी के अंदर होता है, या कहें कि जो सर्कुलर चीजें घूमती हैं, ब्लड यहाँ से वहां जाता है, वो सब किसके वजह से होता है, हार्ट की वजह से। तो हम बात करते हैं इसके बारे में और डिटेल में। द ह्यूमन हार्ट इज कंपोज्ड ऑफ 4 चैम्बर्स। तो ये जो ह्यूमन हार्ट है इसके 4 चैम्बर होते हैं। कौन कौन से, राइट आर्टेरियम, ठीक है, और लेफ्ट आर्टेरियम, इसके अलावा लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। तो ये जो 4 चीजें हैं ये खास हैं। तो ये 4 चैम्बर होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। तो इसमें एक जो सिस्टोल क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इन इज कॉल्ड सिस्टोल। तो ये जो धक धक वाली जो चीज होती है उसमें से जब ये जो कार्डियक मसल्स होती हैं ये कॉन्ट्रैक्ट्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्शन होता है उनमें, तो जो मूवमेंट होता है उसको हम सिस्टोल कहते हैं, ठीक है ना। और डायसिस्टोल किसे कहते हैं, जब ये कंट्रैक्शन रिलैक्स होता है तो धक 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 ये जो मूवमेंट हमें महसूस होता है वो इसी वजह से महसूस होता है। किसकी वजह से, सिस्टोल और डायसिस्टोल की वजह से। तो इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स और रिलैक्सेशन ऑफ कार्डियक मसल्स शामिल होता है। आगे बात करते हैं आर्टरीज के बारे में। तो आर्टरीज क्या है, तो दीज आर द थिक वॉल्ड ब्लड वेसल्स, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट ऑर्गन। तो ये एक मोटी से पाइप टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, आप देख सकते हैं ये जो है ये काफी मोटे होते हैं, थिक वॉल होती है इनकी, और ब्लड वेसल होते हैं, इनके अंदर ब्लड है। तो इनके अंदर ध्यान देने वाली बात यह है कि इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि ये हार्ट से लाती हैं और बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स तक ये आर्टरीज कनेक्टेड होती हैं और इनके द्वारा ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पहुंच पाता है। वेन्स क्या है, ये असल में पतले ट्यूब हैं। और दूसरी बात एक और समझ लें कि इसके अंदर आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है, ठीक है, और वेन के अंदर प्रेशर नहीं होता, इसके अंदर बाल्ब होते हैं और इसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मतलब ऐसा ब्लड जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है, ठीक है, और इसके अंदर ऐसा ब्लड जिसके पास में ऑक्सीजन होती है। तो दोनों के अलग अलग सिस्टम है, ये थोड़े मोटे और बड़े होते हैं आर्टरीज। वेन्स कैसी होती हैं, पतली होती हैं, थिन होती हैं। क्यों पतली होती हैं, क्योंकि इनके प्रेशर नहीं होता तो कोई डर नहीं रहता कि ये फट जाएंगी या क्या हो जाएगा। इसके अलावा इनमें बाल्ब होते हैं बीच बीच में। तो बाल्ब से क्या होता है कि जो ब्लड है वो नीचे की तरफ वापस से नीचे नहीं आ पाता है, वो ऊपर की तरफ ही जाता रहता है। पल्मोनरी आर्टरीज आर एक्सेप्शन। तो जो पल्मोनरी आर्टरीज हैं ये सिर्फ एक एक्सेप्शन है, क्योंकि इनमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। पल्मोनरी आर्टरीज ये रही, ठीक है, तो इनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि कहां से, ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स। तो ये हार्ट से लंग्स तक पहुंचाते हैं उस ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। वेयर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड टेक प्लेस, तो जहां पे लंग्स में ऑक्सीजनेशन ब्लड का होता है। आगे बात करते हैं। तो आपने याद रखना ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये एक एक्सेप्शन है इस मामले में कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बाकी सारी आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। आर्टरीज में सबसे पहले हम बात करते हैं वेन्स की, इसके बारे में हमने आपको अभी बताया। तो ये थिन वॉल्ड ब्लड वेसल हैं, ठीक है, इनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन से जुड़ी हुई होती हैं और हार्ट को जोड़ती हैं। पल्मोनरी वेन्स आर एक्सेप्शन। तो यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स जो है वो एक्सेप्शन होती हैं बिकॉज दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी वेन्स ये रही, तो यहाँ पे ये वेन जरूर है पर यहाँ पे कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ पे वेन्स में क्या होता है, बाल्ब प्रेजेंट होते हैं, किसकी वजह से, ताकि ब्लड का जो है बैक फ्लो ना हो सके। तो ये काम कैसे करता है सिस्टम, आप यहाँ देखिए, ये है आपकी बॉडी और ये वेन्स हैं और ये आर्टरीज हैं और ये है हार्ट। तो बॉडी है आपकी, यहाँ वेन्स हैं और हार्ट है और ये रहे लंग्स। तो लंग्स से क्या हुआ, पल्मोनरी जो वेन है ये कनेक्ट है इस तरीके से, ठीक है। तो लंग्स से पल्मोनरी वेन से आए, ठीक है, और ये हार्ट से होते हुए ये कहाँ गया, आर्टरीज में आ गया, वेन का वेन्स में ही आएगा, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि ये बॉडी है, बॉडी से वेन्स कहाँ गई, हार्ट में गई हैं, और हार्ट से ये जो वेन है वो कहाँ गई है, लंग्स में गई है, ठीक है। और उसके बाद में क्या हुआ, इधर से आर्टरीज भी आ रही हैं बॉडी से,
ठीक है ना। हार्ट से आर्टरीज आ रही हैं, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बॉडी के पास में, फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेन्स में आता है, वेन से वापस हार्ट में जाता है, हार्ट से पहुंचता है और लंग्स से वापस ये ऑक्सीजनेटेड होके यहाँ से यहाँ आ जाता है। सिंपल सा है, आगे और डिटेल में समझ लेते हैं। कैपिलरीज क्या होती हैं, तो ये आपको जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये कैपिलरीज है, ठीक है ना। ये वेन है और ये वाल्व है, देख सकते हैं आप, ये इस तरीके का वाल्व होता है, ठीक है, वेन्स के अंदर। तो ये आपस में कनेक्टेड रहती हैं कैपिलरीज। तो दीज आर द ब्लड वेसल विच हैव सिंगल सेल वॉल। तो ये ऐसे ब्लड वेसल हैं जिनके पास में क्या है, सिंगल सेल की वॉल होती है, पतली सी ही होगी, बिल्कुल पतले पतले आपको ये दिख रहे हैं तार जैसे। तो ये इस तरीके के हैं। और बाकी आपको बीच में ये जो एक चीज दिख रही है लिम्फ कैपिलरी है। तो ऊपर हमने बात जो लिम्फ की करी थी, जो एक फ्लूइड होता है तो वो इन्हीं के अंदर होता है, लिम्फ कैपिलरीज के अंदर। ये भी कनेक्टेड रहती हैं इनसे, कैपिलरीज से, और कैपिलरीज कनेक्टेड रहती हैं वेन्स से। तो हम आगे बात करते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड में क्या क्या होता है, ब्लड क्या है, ये सब जानते हैं। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू विच प्ले द रोल ऑफ द कैरियर फॉर वेरियस सब्सटेंसेस इन द बॉडी। तो ब्लड क्या है, इसके अंदर कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जिनका काम क्या है, पूरी बॉडी में कैरियर का काम है। तो ये भिन्न भिन्न प्रकार के जो सब्सटेंसेस होते हैं बॉडी के अंदर, उनको कंपोज्ड उनके द्वारा ये बना हुआ होता है। तो पहला तो ये ब्लड किससे बना है और क्या क्या होता है इसमें, प्लाज्मा, दूसरा ब्लड सेल्स होते हैं और तीसरा प्लेटलेट्स होते हैं। सबका अपना अलग अलग काम है, हम इसको डिटेल में समझ लेते हैं। ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा क्या है, ब्लड प्लाज्मा इज ए सिंगल पेल कलर्ड लिक्विड विच इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ वाटर। तो ये पेल कलर्ड लिक्विड होता है जो ज्यादातर किससे कंपोज्ड होता है, पानी से, ज्यादातर हिस्सा इसका पानी का होता है। तो ये जो ब्लड प्लाज्मा होता है ये ब्लड का मैट्रिक्स बनाता है। तो एक अच्छी डेंसिटी हो जाती है इसकी वजह से ब्लड की, और इसमें ज़्यादातर पानी ही होता है। ब्लड सेल्स की बात करें तो यहाँ पे दो टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं जो आपको पता ही होगा, रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल। आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, इनका क्या काम है, ये रेड कलर के दिखने में होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि इनके पास में हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, आपको पहले बताया था रेस्पिरेशन सेक्शन में कि जो एयर है वो हीमोग्लोबिन से आके कंबाइन होती है आरबीसी से, और हीमोग्लोबिन ही पूरी बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। तो ये जो पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, ये रेड कलर का होता है, इस वजह से ब्लड रेड दिखता है। हीमोग्लोबिन रिएडली कंबाइंस विद ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन को लाने में और कार्बन डाइऑक्साइड को ले जाने में सपोर्ट करता है। द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन हैपेंस थ्रू हीमोग्लोबिन, सम पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू। अब बात करते हैं WBC की, वाइट ब्लड कार्पल्स की। तो ये क्या है, ये वाइट कलर के होते हैं, ठीक है। इनका रोल किस में है, इम्यूनिटी में है। तो हमारी जो क्षमता है बीमारियों से लड़ने की, इम्यूनिटी जो है, उसमें इनका काफ़ी बड़ा रोल होता है। और अब बात करें प्लेटलिस्ट की, तो प्लेटलिस्ट जो है ये हमारे ब्लड में क्लॉटिंग करती हैं। हमारे कहीं चोट लग जाती है, कहीं छिल जाते हैं, तो आपने देखा होगा काला काला धब्बा बन जाता है। तो क्लॉटिंग के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है। कहीं भी इंजरी होती है तो वहाँ पे ये एक तरीके से बैंडेड की तरह काम करती हैं। तो जल्दी जल्दी से वो अपना लगा देंगी ऊपर से, तो ब्लड बहना बंद हो जाएगा। काफ़ी ज़रूरी चीज़ है ये प्लेटलिस्ट, और इसके कम होने से कई सारी बीमारियाँ भी होती हैं। तो खासकर इनका काम क्या है कि प्रिवेंट करना लॉस ऑफ ब्लड, और जब इंजरी होती है तो जल्दी से जल्दी उसको सही करना। तो हम ऊपर बात कर रहे थे लिम्फ के बारे में, अब थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि लिम्फ क्या है। लिम्फ आरबीसी की तरह ही काम करता है, पर इसमें आरबीसी नहीं होते, ठीक है ना। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये वेन है और आर्टरी, ये आपस में कनेक्टेड है, आप यहाँ देख सकते हो। पर इसमें बीच में आपको लिम्फ मिलेगा, ठीक है ना, लिम्फ कैपिलरीज यहाँ पे आपको मिलेंगी। तो आपने ये देख लेना है कि ये जो जाल बन रहा है, ऊपर भी आपको मैंने दिखाया था, उसमें ये लिम्फ मौजूद था। तो यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरी आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो दिख रहा है लिम्फेटिक कैपिलरीज, ये इस तरीके की होती हैं, ठीक है ना। ये वेन है, तो वेन में ये लिम्फेटिक
कैपिलरी इस तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। तो लिम्फ इज फॉर्म फ्रॉम द फ्लूइड विच लीक्स फ्रॉम ब्लड। लिम्फ किससे बनता है? लीक करता है। तो फ्रॉम ब्लड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज से जहां लीक होता है, एंड गोज टू द इंटरसेल्युलर स्पेस इन द टिश्यू, और ये जो है टिश्यूज के अंदर प्रवेश करती हैं। कौन? लिम्फ। दिस फ्लूइड इज कलेक्टेड थ्रू लिम्फ वेसल एंड फाइनली रिटर्न टू द ब्लड कैपिलरीज, और बाद में ये घूम के ब्लड कैपिलरीज में ही आके जुड़ जाता है। लिम्फ आल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में भी इनका काफी महत्वपूर्ण दायित्व होता है। लिम्फ कैसा होता है? कलर में येलोस ब्लड स्केप होता है, इसका येलोस फ्लूइड होता है, पीला पीला सा, और इंटरसेलुलर होता है, और इसके अंदर कम प्रोटीन होती है, ब्लड से कम प्रोटीन होती है। प्रोटीन तो होती है पर ब्लड से कम प्रोटीन होती है। तो लिम्फ फ्लो फ्रॉम द टिश्यू टू द हार्ट। तो ये कहाँ फ्लो करता है? टिश्यू से हार्ट के बीच में। तो असिस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रॉइंग जर्म। इसके अलावा ये ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है और जर्म्स को मारने में भी लिम्फ मदद करता है। आगे हम बात करते हैं आर्टरी और वेन्स में डिफरेंशिएशन क्या है। तो आर्टरी बेसिकली ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी के पास पहुंचाती हैं, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ पे दोनों में एक्सपेक्ट मिल जाएगा, यहाँ पे वेन होगा और यहाँ पे आर्टरी होगा। तो दोनों के काम जो है बिल्कुल अपोजिट होंगे, बनावट भी अलग अलग है। तो इनको और क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल कहते हैं, और इनको कलेक्टिंग वेसल कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बांटती है बॉडी के अलग अलग हिस्सों में। इसको कलेक्टिंग इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको इकट्ठा करके वापस हार्ट तक पहुंचाती हैं वेन्स। तो ये जो आर्टरी हैं ये मोटी होती हैं, इलास्टिक होती हैं, और वेन्स थिन होती हैं और इनकी इलास्टिसिटी भी कम होती है। इसके अलावा ये शरीर के अंदर, स्किन के अंदर थोड़ा अंदर की तरफ मिलेंगी आर्टरीज, और वेन्स आपको थोड़ा ऊपर दिख जाएंगी। ठीक है, क्योंकि आर्टरीज बेसिकली मोटी होती हैं तो वो अंदर होती हैं, और वेन्स आपको ऊपर चमकती हुई दिख जाती हैं। आगे बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, ये कैसे काम करता है। तो देखिए, लंग्स सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द लेफ्ट आर्टेरियम। जो लंग्स है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को किधर सप्लाई करता है? लेफ्ट आर्टेरियम में। तो यहां सप्लाई करता है। ठीक है, तो द लेफ्ट आर्टेरियम रिलैक्सेस व्हेन इट इज कलेक्टिंग द ब्लड। तो जो आपको मैं धक धक वाली बात बता रहा था, जो सिस्टोल थे वो किसके वजह से होते हैं? कि जब ये ब्लड को कलेक्ट करता है कौन? लेफ्ट आर्टेरियम, तो क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स होता है। जो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं जब ये ब्लड को कलेक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद में ब्लड जब ट्रांसफर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, राइट आर्टेरियम से ये कहाँ ट्रांसफर होगा? यहाँ आ जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो ये क्या होगा? रिलैक्स होगा उस समय ये। तो रिलैक्स होगा, जाहिर सी बात है, ऊपर से माल मसाला नीचे आएगा ब्लड का, तो ये रिलैक्स होगा। तो एक मूवमेंट बन जाएगा धक धक वाला। तो ये वही वाली चीज है, सिस्टोल और डायसिस्टोल। तो द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड व्हेन इट रिसीव ब्लड। तो द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द मसल्स ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट। तो इसके बाद में ये जो ब्लड है, ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की जब बॉडी क्या करेगी? तो द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द बॉडी व्हेन द मसल ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल्स की जो मसल है कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तब ये बॉडी से ब्लड जो है वो बाहर निकल जाएगा। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी में कहां से आता है? अपर चैम्बर से, ऊपर वाले चैम्बर से आता है। ठीक है, तो राइट आर्टेरियम से आता है जब ये एक्सपेंड होती है। राइट आर्टेरियम ये रहा, और जब ये एक्सपेंड होंगी यहाँ से ब्लड आ रहा है, और यहाँ से ये यहाँ जाएगा, और बाद में यहाँ से ब्लड आ जाएगा, और यहाँ से ये पहुंचा दिया जाता है बाकी बॉडी में। तो द करस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर, द राइट वेंट्रिकल एक्सपेंड व्हेन राइट आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट्स, इट ट्रांसफर द ब्लड टू द लेफ्ट वेंट्रिकल which in turn pump it to the lungs for oxygenation। तो जो करस्पॉन्डिंग लोअर चेम्बर है जो कि राइट वेंट्रिकल है, इसमें क्या होता है? जब राइट आर्टेरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब ये फैलेगा तो मतलब चिपकेगा, तो इट ट्रांसफर द ब्लड टू द राइट। तो ये ब्लड को कहाँ भेज देगा? राइट वेंट्रिकल में, और विच इन टर्न पंप इट टू द लंग्स। और यहाँ से ये ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा, और वहां पे जाके ब्लड का
ऑक्सीजनेशन होगा। तो राइट वेंट्रिकल हैव थिकर मस्कुलर बॉल, इसमें एक मोटी मस्कुलर बॉल होती है, तो सो दैट दे पंप ब्लड को अलग बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुंचा पाते हैं। तो वॉल्व्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। तो इनके अंदर बॉल्स लगे रहते हैं जो कि ये इंश्योर कर देते हैं कि ब्लड जो है वो पीछे की तरफ फ्लो ना हो जाए, और या फिर वो आर्टरिया और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो तब ऐसा कुछ ना हो कि ब्लड वापस से पीछे की तरफ चला जाए। इसी वजह से यहाँ पे बॉल्स होते हैं। आगे बात करते हैं कि ये काम कैसे करता है, तो आप इस फिगर से समझ लीजिए। यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए कि ये दो आपको जो पाइप दिख रहे हैं, तो यहाँ से बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ठीक है। बाद में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ये गया लंग्स में, और लंग्स के बाद में ये निकल के कहाँ पे आया, यहाँ से ये पाइप इधर आ गया, और यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे आने के बाद में यही ब्लड वापस बॉडी को मिल जाएगा। यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस बॉडी के पास पहुँचता है। तो ये प्रक्रिया इस तरीके से, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और ये पहुँच गया, ठीक है। तो लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से पहुँचता है, यहाँ से या यहाँ से। तो हम इस तरीके से समझ लेते हैं। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन, डायरेक्शन ऑफ ब्लड थ्रू द ह्यूमन हार्ट। तो ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स एंड बैक टू द हार्ट। ब्लड जो है ये हार्ट से लेके लंग्स तक जाता है और बाद में वापस लंग्स से हार्ट तक आता है, और ये एक तरीके का सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है। ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट। तो ब्लड को हार्ट तक जाना है और वहां से वापस फिर से आना है, और ये प्रक्रिया बार बार होती ही रहती है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कैसे काम करता है। आगे बात करते हैं ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी। तो एक टर्म है डबल सर्कुलेशन। ये क्या होता है, तो इन द ह्यूमन हार्ट ब्लड पासिस थ्रू द हार्ट ट्वाइस इन वन कार्डियक साइकिल। तो ह्यूमन हार्ट में जब ब्लड हार्ट में 2 बार पास होता है, और एक कार्डियक साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में मतलब कि एक बार में एक तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पास होना और दूसरी तरफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पास होना। तो ये जो प्रक्रिया है ये एक बार में होती है, और इसी को डबल सर्कुलेशन हम कहते हैं। तो दिस टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन, वन कंप्लीट हार्ट बीट इन विच ऑल द चैम्बर ऑफ द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। तो एक हार्ट बीट के साथ में जो हार्ट के जो सारे चैम्बर हैं वो क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, और इसको हम कहते हैं एक कार्डियक साइकिल। तो एक बार एक हार्ट बीट में डबल सर्कुलेशन होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी सर्कुलेट करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी उसी कार्डियक सर्कल में सर्कुलेट करता है। द हार्ट बीट अबाउट 72 टाइम्स पर मिनट इन ए नॉर्मल एडल्ट। तो नॉर्मल एडल्ट के अंदर जो हार्ट बीट होगी वो 72 टाइम्स होती है 1 मिनट के अंदर। और इसके अलावा एक कार्डियक साइकिल में हार्ट 70 मिलीलीटर ब्लड को पंप करता है, एंड थस अबाउट 4900 मिलीलीटर ब्लड इन ए मिनट। और 1 मिनट में 4900 मिलीलीटर ब्लड को पंप कर देता है। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। तो देयर आर 2 मेन कंडक्टिंग पाथवेज इन ए प्लांट के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, तो आपने पहले पढ़ा ही होगा जाइलम और फाइलम के बारे में। तो रूट जो है यहाँ से क्या क्या मिलता है, पानी मिल जाता है, और क्या मिलता है, मिनरल्स मिल जाते हैं, नाइट्रोजन मिल जाता है। और जाइलम के द्वारा रूट में रूट हेयर्स होते हैं, और जाइलम के द्वारा वो जो पानी और मिनरल्स होते हैं वो प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं, मैंने आपको बताया कि ट्रांसपायरेशन एक जो प्रोसेस है उसकी वजह से सक्शन प्रेशर उत्पन्न होता है, और उसी सक्शन प्रेशर की वजह से नीचे से पानी ऊपर की तरफ जाता है। तो जाइलम का काम क्या है, ये पानी को कैरी करता है और मिनरल्स को, और रूट से ये सारी चीजें पूरी बॉडी में पहुंचाता है, और इसमें कोई भी एनर्जी का यूज नहीं होता।
जाइलम वाले में। अब बात करें फ्लोएम की, तो फाइलम में क्या होता है, ये फोटोसिंथेसिस से जो प्रोडक्ट बन के तैयार होता है, जो खाना बन के तैयार है, यहाँ पे खाना बनता है। नीचे जाइलम से यहाँ से पानी और जो मिनरल्स है वो पहुंच रहे हैं। यहाँ पे ट्रांसपायरेशन भी होता है, इवोपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स। इसके अलावा फ्लोएम टिश्यू जो है वो खाने को अलग अलग जगह पे ले जाते हैं। ठीक है, तो आप समझ ही देख ही रहे हैं, और ये सारी चीज़ें एक साथ में होती हैं। तो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन होता है प्लांट में पानी का और खाने का। याद ये रखना है कि जाइलम में कोई एनर्जी यूज नहीं होती जब वो अपना काम करता है, और फ्लोएम में एनर्जी यूज होती है एटीपी के फॉर्म में, जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो खाना बनाते हैं तब वो क्रिएट कर लेते हैं। ट्रांसपायरेशन एंड इट्स फंक्शन, ट्रांसपायरेशन के बारे में मैं आपको पहले भी डिटेल में बता चुका हूँ काफ़ी, और इसके फंक्शन और समझ लेते हैं। तो पहला फंक्शन तो इसका ये है एब्जॉर्प्शन और अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, पानी को ऊपर पहुंचाना, ये भी इसका एक मेन फंक्शन है। और ये एक पुल, खिंचाव पैदा करता है पानी और मिनरल्स के लिए। होता कैसे है, आप देखिए, ये रूट से इसने पानी लिया, ठीक है, पानी जाइलम के थ्रू ऊपर जाता है क्योंकि सूरज है, ट्रांसपायरेशन हो रहा है, स्टोमेटल पोर्स खुले हुए हैं। ठीक है, इस वजह से ज़्यादा पानी ऊपर जा रहा है, और वो पानी कहाँ, एटमॉस्फेयर में जाता है, और एटमॉस्फेयर में वो पानी वापस से रेन होके बरस जाता है, वापस पानी जमीन में आता है, और जमीन से ये वापस पानी उठा के ऊपर पहुंच जाते हैं ट्रांसपायरेशन से, फिर पानी ऊपर, मतलब एक तरीके का साइकिल बन जाता है। दूसरा काम क्या है कि ये जो ट्रांसपायरेशन है, इससे जैसे हमारे पसीना निकलता है तो हमें ठंडक मिलती है, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहता है, उसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी ये जो ट्रांसपायरेशन है इसकी वजह से उनकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स, फूड फैक्ट्री ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन क्या होता है कि जो लीव्स से फूड को अलग अलग बॉडी के हिस्सों में पहुंचाना, रूट पे, स्टेम में, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो रूट प्रेशर क्या है, द वॉल ऑफ सेल ऑफ रूट हेयर आर वेरी थिन। तो रूट के जो बाल होते हैं और जो सेल होते हैं वो बहुत ही पतले होते हैं। तो वाटर उन्हीं जो रूट हेयर्स हैं उन्हीं की वजह से वहां से अंदर आ जाता है। एक प्रोसेस होती है ऑस्मोसिस, तो उसकी मदद से वो पानी रूट हेयर्स में आ जाता है, और बाद में वो जाइलम से होते हुए हर जगह स्टीम वगैरह हर जगह पहुंच जाता है। कैपिलरी एक्शन, तो ए वेरी फाइन ट्यूब इज कॉल्ड कैपिलरी, एक बहुत ही पतला सा ट्यूब होता है, इसे कैपिलरी कहते हैं। और वाटर और एनी लिक्विड राइज इन द कैपिलरी, तो जो कैपिलरी जो ट्यूब है इसमें कोई भी लिक्विड या पानी वो ऊपर की तरफ जाता है, एक फोर्स जो उत्पन्न होता है, इस फिनोमेना को क्या कहते हैं, कैपिलरी एक्शन कहते हैं। तो वाटर इन स्टीम राइजेस अप टू सम हाइट बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन। तो स्टीम तक जो पानी पहुंच पाता है, कुछ कुछ पानी जो है वो स्टीम तक पहुंच जाता है, वो किसकी मदद से होता है, कैपिलरी एक्शन की मदद से होता है। ये बहुत ही पतले पतले ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इनमें पानी हो या कोई भी फ्लूइड हो वो आसानी से, जो एक फोर्स उत्पन्न होता है पतले पाइप की वजह से, उससे ये जो पानी है वो स्टीम तक पहुंच जाता है। आगे बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। एक्सक्रीटरी यूरिनरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ तीन, ये सारी जो चीजें हैं चार तरीके से हम इसको समझ लेते हैं कि ये जो यूरिनरी सिस्टम है ये किस तरीके से काम करता है। पहले तो ये किडनी है, तो ये बीन लाइक जो स्ट्रक्चर है आपको दिख रहा है, इनको किडनी कहते हैं, और या इनको कह सकते हैं एक्सक्रिएटरी ऑर्गन। और यूरेटर्स, यूरेटर्स आप देख लो कहाँ पे है, ठीक है, ये किडनी है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरेथ्रा है, और ये है यूरेटर। ये जो पाइप हैं जो किडनी से डायरेक्ट किधर कनेक्ट हो रहे हैं, यूरेथ्रा में, ठीक है, याद रखना है आपको। यूरिनरी ब्लैडर, तो ये यहाँ पे यूरिन इकट्ठी होती है, ठीक है, और यूरेथ्रा और एक चैनल है जो बाहर की तरफ है जहाँ से एक्सक्रिएट करते हैं हम वेस्ट मटेरियल या जो भी है चीज उसको। तो एक्सक्रिएशन सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स काम कैसे करता है, इसमें रिमूवल ऑफ हार्मफुल वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन क्या है कि बॉडी के अंदर से जो हार्मफुल वेस्ट है उसको रिमूव करा जाना, हटाना, उसको बाहर निकालना। तो बहुत सारे वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं, हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज तमाम सारी होती हैं उनसे कई सारा वेस्ट उत्पन्न होता है बॉडी के अंदर, जिसको बाहर निकालना अनिवार्य है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो यह है बहुत ही घातक सिद्ध होगा। और
व्यक्ति की मृत्यु भी इससे हो सकती है। एक्सक्रीशन के बारे में और डिटेल में पढ़ें तो हमारे अंदर जो वेस्ट है वो कौन कौन सा वेस्ट पैदा होता है, तो 2-3 टाइप के इसमें यूरिया, यूरिक एसिड और यूरिन आता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट में। और इसके अलावा क्या, एक्सेस ऑफ वाटर, पानी के माध्यम से, तो एक पसीना है ये भी एक वेस्ट है, और यूरिन, तो ये 2 चीजें हो गई। इसके अलावा गैसेज हैं वेस्ट मटेरियल में, और सॉल्ट्स हैं कुछ तरीके के जो कि वेस्ट मटेरियल में माने जाते हैं। तो फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है इसमें कैसे ये काम करता है और इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व रहते हैं साथ में। तो किडनी का काम क्या है, बीन लाइक स्ट्रक्चर है और इसमें वर्टिब्रल कॉलम होते हैं और एब्डोमिनल कैविटी होती है, इसके अंदर एक कैविटी होती है। तो आप इधर से समझ सकते हैं कि ये वेना केवा है, इंटीरियर वेना केवा। तो आपको इसको और डिटेल में मैं नीचे बताता हूँ। तो किडनी के अंदर बहुत सारी फिल्टरिंग यूनिट होती हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, जो कि हमें यहाँ मिलेंगी इनके अंदर, ठीक है ना। इनके अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे तार की तरह गोल गोल घूमे हुए, जो कि फिल्टर की तरह काम करते हैं। तो नेफ्रॉन को कहा जाता है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, क्योंकि असली जो काम है फिल्टरेशन का वो यही होता है। तो कहाँ है नेफ्रॉन, ये रहा। अब देखिए, अब ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है और ये यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो कैसे काम करते हैं देखते हैं। तो पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो ब्लड विद वेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ से ब्लड आता है जिसमें वेस्ट प्रोडक्ट होता है, और ये बाद में ब्लड यहाँ गया, यहाँ पे क्या मौजूद है, नेफ्रॉन्स मौजूद है, और बाद में ये वहाँ से साफ सूफ होके ब्लड इस वाले यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो ये जो पाइप है, ये यूरिन, ये ब्लैडर तक जाता है, जिसके बारे में हमने अभी यहाँ देखा था, ये वाला पाइप था वो, और ये रिजर्वियर तक यूरिन को पहुंचा देता है। अब हम बात करते हैं तो द ग्लोमेरुलस, तो ये जो चीज है इस हिस्से को क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। तो ये नेटवर्क है ब्लड कैपिलरीज का, तो टू विच रीनल आर्टरी इज अटैच्ड, और इससे रीनल आर्टरी अटैच्ड होती है। रीनल आर्टरी किसको कहते हैं, वो वाली आर्टरी जिससे जो वेस्ट वाला जो ब्लड होता है वो किडनी के अंदर प्रवेश करता है, और रीनल वेन किसको कहते हैं, जिससे क्लीन ब्लड निकलता है बाहर, ठीक है। तो आपको ये समझ लेना, ये दोनों चीजें जो भी ये लिखा है डिटेल में आपको पढ़ लेना है। तो द आर्टरी विच टेक ब्लड टू द ग्लोमेरुलस इज कॉल्ड एफरेंट आर्टियोली, तो जो आर्टरी ब्लड को ग्लोमेरुलस तक पहुंचाती है उसको एफरेंट आर्टियोली कहते हैं, और जो रिसीव करती है ब्लड को ग्लोमेरुलस से उसको कहते हैं एफरेंट आर्टियोली। तो जो पहुंचाती है उसको एफरेंट आर्टियोली, और जो रिसीव करती है उसको कहते हैं एफरेंट आर्टियोली। तो इस ये रहा आपका ग्लोमेरुलस, और इसमें जो आर्टरी की बात कर रहे थे तो ये एफरेंट आर्टियोली है, ठीक है, और ये इफरेंट आर्टियोली है। दोनों के काम मैंने आपको बता दिए हैं, एक का काम है रिसीव करना और दूसरे का काम है सॉरी एक का काम है रिसीव करना, और दूसरे का काम क्या है कि जो ब्लड को टेक करती है, जो खराब ब्लड होता है उसको टेक करती है और दूसरे से बाहर निकलता है। यूरिन फॉर्मेशन इन द किडनी, किडनी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो ये जो ग्लोमेरुलर हैं, ये फिल्टरेशन जो है ये होता है, नाइट्रोजीनियस वेस्ट जो होता है, ग्लूकोज, वाटर, अमीनो एसिड, इनका फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद में फ्रॉम द ब्लड इनटू बाउमेन कैप्सूल ऑफ द नेफ्रॉन, तो ये कहाँ पहुंचते हैं, बाउमेन कैप्सूल, तो ये रहा बाउमेन कैप्सूल, ये रहा, यहाँ पे पहुंचते हैं जहाँ पे नेफ्रॉन मौजूद होंगे। तो ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, नाउ यूजफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम द फिल्ट्रेट आर रीअब्जॉर्ब, तो यहाँ पे जो जरूरी चीजें होंगी वो वापस से दोबारा से एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं, तो और वापस से उनको कैपिलरीज के माध्यम से पहुंचा दिया जाता है। सीक्रेशन क्या होता है इनके अंदर, एक्स्ट्रा वाटर सॉल्ट आर सीक्रेटेड इनटू द ट्यूब्यूल विच ओपन अप इनटू द कलेक्टिंग डक्ट एंड देन इनटू द यूरेटर। तो ये जो डक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में, तो इनके अंदर क्या होगा, जो भी कुछ एक्स्ट्रा चीज होगी जो अनहाइजीनिक होगी वो सारी चीजें क्या होंगी
यहाँ कलेक्ट कर ली जाएंगी और बाद में उसको यूरेटर तक पहुंचा दिया जाएगा। तो हम अब डिटेल में पढ़ लेते हैं नेफ्रॉन के बारे में। फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, क्या फंक्शन है नेफ्रॉन के। फंक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट, सबसे पहला काम तो ये है कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट को निकालना, जो मैंने आपको बताया था, यूरिन, यूरिक एसिड, यूरिया, ये सब, ठीक है। और दूसरा क्या है, मेंटेन द वाटर एंड आयनिक बैलेंस। तो ऑस्मिक रेगुलेशन के लिए एक आयनिक बैलेंस ये वाटर के साथ में मेंटेन करके रखता है, और अगर ये बिगड़ गया तो हमें डिहाइड्रेशन जैसी कई सारी चीजें सामना करना पड़ सकता है। आर्टिफिशियल किडनी, ये टर्म आपने सुना होगा। तो एक प्रोसेस होती है हेमियोडायलिसिस, इसमें जो किडनी का काम जो यहाँ पे हमने आपको ऊपर समझाया, ये मशीनों के द्वारा होता है। द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफाइंग ब्लड, तो ब्लड को प्यूरिफाई करने की जो प्रोसेस है वो आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा होती है। और इसी चीज, और ऐसा कब होता है, जब किसी व्यक्ति की किडनी फेल हो जाए या किसी भी कारणवश किडनी काम नहीं करती है, तो जो ब्लड को है वो आर्टिफिशियल तरीके से उसको क्या करना पड़ता है, प्यूरिफाई करना पड़ता है। और इसी चीज को हम आर्टिफिशियल किडनी कहते हैं, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं हेमियोडायलिसिस, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, तो ये बहुत ही सिंपल है। एक्सक्रीशन उनमें एक तो आपको पता है ट्रांसपायरेशन से होता है, ठीक है। दूसरा आपने ये पता है कि ये जो एक्सक्रीशन है उनके अंदर बाय प्रोडक्ट कौन सा है, ऑक्सीजन है। तो वो कहाँ से निकाल देते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहाँ से होता है, स्टोमेटल पोर से होता है, सिंपल है। और प्लांट कैन इवन लूज सम ऑफ देयर ओल्ड पार्ट, तो ये अपने कुछ ओल्ड पार्ट को, ओल्ड पत्तियों को या उसकी जो बार्क है वो उनको लूज करके भी अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देते हैं। तो आपने देखा होगा पतझड़ का मौसम आता है तो प्लांट्स क्या करते हैं, अपने पूरे पत्ते नीचे गिरा देते हैं। जो खाल है उनकी वो धीरे धीरे स्टीम की वो नई खाल उगने लगती है। तो ये सब इनके मेथड है एक्सक्रिएशन के, ठीक है। और जो बचा कुचा वेस्ट है वो गम्स, आपने देखा होगा कई सारे प्लांट्स में गम्स निकलता है और वो उनका वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है। तो ओल्ड जाइलम सेल्स जो होते हैं विच कैन आल्सो बी लॉस्ट बाय प्लांट, तो कुछ पुराने जो जाइलम सेल होते हैं वो इस प्रोसेस में हटा दिए जाते हैं जब गम निकलता है तब। प्लांट आल्सो सीक्रेट सम वेस्ट सब्सटेंसेस इनटू द सॉइल, इसके अलावा जो प्लांट है वो कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस सॉइल में भी डाल देते हैं, जो कि आपको जो प्लांट जहां पे लगा होगा उसके इर्द गिर्द वाली जगह में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ऊपर हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। मैंने आपसे कहा था पार्ट फर्स्ट में कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके बारे में मुझे आपको थोड़ा डिटेल में समझाना होगा, तो हम समझ लेते हैं अभी। ऑटोट्रोपिक क्या होता है आपको पता है, उसमें ऑल ग्रीन प्लांट आते हैं जो लोग अपना खाना खुद तैयार कर लेते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें एनिमल, मैन और नॉन ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं सेपरेट। और ये इसकी सब कैटेगरीज होती हैं तीन। पहली सब कैटेगरी कौन सी है, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। दूसरी कौन सी है, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। और तीसरी कौन सी है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अमीबा और हम जैसे एनिमल्स कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अलग अलग स्टेप होते हैं, जैसे कि इंजेशन, ठीक है, खाने को मुंह में खाना। उसके बाद में क्या होगा, डाइजेशन होगा। डाइजेशन के बाद में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन के बाद में एसिमिलेशन होगा और एसिमिलेशन के बाद में एक्सक्रिएशन होगा। तो ये जो प्रोसेस होती हैं ये किसमें होती हैं, ये होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर होती हैं। तो हम ये समझ लेते हैं ये कैसे काम करता है क्या नहीं है। होलोजोइक न्यूट्रिशन, इट मींस फीडिंग ऑन सॉलिड फूड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो खाना है वो सॉलिड में होगा, मतलब सॉलिड मतलब वैसा सॉलिड नहीं पर सॉलिड फूड इसमें होता है। तो ऑर्गेनिज्म टेक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड को खाते हैं, अपनी बॉडी में डालते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए मैन और अमीबा जो मैंने आपको बताया था एनिमल्स में, तो इनमें तीन कैटेगरी होती हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करने वाले, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, तो आप वैसे ही जानते हैं ये सारी चीजें। और रही बात ये नोट्स की, तो नोट्स के लिए मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर लेना आसानी से। बाकी फिर भी एक एक बार समझ लेते हैं। तो ऐसे ऐसे एनिमल्स जो हरी भरी घास खाते हैं उनको हर्बीवोरस कहते हैं, डियर, काऊ वगैरह। कार्निवोरस जो मीट खाते हैं, टाइगर आ गया। ओमनीवोरस जो दोनों ही खाते हैं, जैसे कि हम लोग हैं, कुछ भी खा लेते हैं, डॉग है। तो स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन जो मैंने आपको बताया,
इंजेशन में क्या होगा, आप खाना मुंह में लेते हैं। डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स जो फूड है वो सिंपल में हो जाता है। एब्जॉर्प्शन में आप बिल्ली के द्वारा इस होने के बाद में क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। ग्रोथ भी तो होगी हमारी, तो अमीबा जैसे ही एसिमिलेशन करता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। आपने जो खाना खाया है फिर आप फैलोगे भी तो। खाना खा पी के कहते हैं ना आप इतना खाते हो कि मोटे हो गए हो, मोटे नहीं हो गए हैं। असल में आपने क्या किया, एसिमिलेशन किया है। तो आपकी बॉडी जो है वो ग्रो करती है एसिमिलेशन के दौरान और रिपेयरिंग का काम पूरा करती है। कहीं भी मान के चलो कोई इंजरी वगैरह है, किसी चीज की कमी है, तो ये सारी चीजें एसिमिलेशन में आ जाती हैं। और आखिरी का काम आपका एजेशन है, और जिसमें आप क्या करते हैं, एलिमिनेटिंग अनडाइजेस्टेड फूड को। तो अब हम आखिरी के एक पॉइंट पे पहुंचे हैं जो कि काफी जरूरी है, और वो है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। आप में से कितने ही लोग इस बारे में जानते होंगे या नहीं जानते होंगे, पर फिर भी आपको एक बार ये बता देते हैं। जब दो ऑर्गेनिजम्स एक साथ में एक एसोसिएशन बना लेते हैं, एक रिलेशनशिप बना लेते हैं दोनों के फायदे के लिए, जिसमें दोनों ऑर्गेनिजम्स का फायदा होता है, तो वो दोनों एक साथ में मिलकर जीवन जीते हैं। और इस तरीके के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। इसमें दोनों ही लोग अलग अलग तरीके से दोनों एक दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब ये किन में देखने को मिलता है, ये आपको लिचेंस में देखने को मिल जाएगा। लिविंग पार्टनरशिप बिटवीन फंगस और एल्गा, फंगस और एल्गा के बीच में आपको मिल जाएगा। ठीक है, फंगस क्या करती है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है और शेल्टर प्रोवाइड कर देती है, और एल्गा क्या करती है, ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना तैयार कर लेता है। तो पानी फंगस से मिल गया, और एल्गी को ने क्या चाहिए, फोटोसिंथेसिस कर ली, खाना वहां से मिल गया। दोनों चीजें मिल गई, पानी वहां से मिला तभी इसने खाना बना पाया, और दोनों अपना जीवन गुजार देते हैं। इस तरीके के रिलेशनशिप जिन ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं उन्हें सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। और इसके अलावा आपने फॉलो कर लेना है हमको। और चैप्टर से जुड़ा कोई भी सवाल या कोई भी मुश्किल आपको आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में, या मैं अपना पर्सनल नंबर प्रोवाइड करा देंगे, आप कहीं भी कांटेक्ट करके मुझसे ऐसा कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। बाकी जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसकी लिंक मैंने जैसा कि आपको बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। वीडियो खत्म होने के बाद में आपको वो ही वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। नमस्कार।